1942 उत्तराखंड गर्मियों का महीना था। फॉरेस्ट रेंजर एच के माधवाल को एक ऑर्डर मिला कि उन्हें नंदा देवी रिजर्व के हाई एल्टीट्यूड एरिया पर पेट्रोलिंग करनी है। नॉर्मली वो नीचे के जंगलों में काम करते थे, लेकिन इस बार उन्हें ऊपर भेजा गया। इस टफ जर्नी के लिए उन्होंने 2 लोकल गाइड और कुछ पोर्टर यानी कि लोकल मजदूरों का साथ लिया। पहले दिन टीम ने घने जंगल के रास्ते पार किए। मजदूर पीठ पर राशन, कुकिंग बर्तन और तंबू लादे हुए थे। गाइड बार बार चेतावनी देते रहे कि रास्ता फिसलन भरा है, धीरे चलो। धीरे चलो, आगे रास्ता फिसलान बहुत है। जमीन पर पानी और पट्टे गिले हैं। हमारे पॉटर्स पीछे चल रहे हैं, उनके कंधों पर भारी सामान है। दूसरे दिन वो एल्पिन मीडो तक पहुंच गए, जहां हवा बेहद ठंडी और मजदूर थके हुए थे, लेकिन सामान उतारकर फायरवुड इकट्ठा करने में वो भी मदद करने लगे। तीसरे और चौथे दिन तक स्टीप चढ़ाई हुई, मतलब जब पहाड़ का रास्ता बहुत ऊपर की तरफ जाता है और उसका ढलान ज़्यादा होता है। इसमें चलने में बहुत मेहनत लगती है, जल्दी थकान होती है, फिसलन से बड़ा खतरा भी होता है। धीरे धीरे पत्थरों और बर्फ़ के बीच रास्ता बनाना पड़ा। ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन मजदूरों ने हिम्मत रखी और कैंप लगाने में मदद करी। छठे दिन सुबह टीम रूपकुंड झील के पास पहुंच गई। सब लोग ऐसा नज़ारा देखकर खुश हो गए थे। उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों के बीच समुद्र तल से करीब 5029 मीटर की ऊंचाई पर एक शांत नीले रंग की झील, चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और ऊपर नीला आसमान। ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो, लेकिन उनको अभी ये पता नहीं था कि इस स्वर्ग के नीचे एक ऐसा सच छुपा है जो किसी भी हॉरर मूवी से ज़्यादा खतरनाक है। रूपकुंड झील साल के ज़्यादातर समय जमी रहती है, लेकिन ये लोग गर्मियों के सीज़न में वहाँ गए थे। उन्होंने देखा कि रूपकुंड झील कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये सिर्फ 40 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी है। इसकी गहराई भी लगभग 2 मीटर ही है। धीरे धीरे झील का पानी पिघलकर साफ हो रहा था और अचानक पानी में कुछ चमकती चीज़ें दिखी। माधवाल आगे बढ़ के लेक के किनारे पहुँचे और देखा कि पानी के अंदर खोपड़ियाँ और हड्डियाँ बिखरी हुई थी। किनारे पर स्केलेटन पड़े हुए थे, कुछ पर अभी भी कपड़ों के टुकड़े और सूखी स्किन चिपकी हुई थी। ये नज़ारा देखकर मजदूर घबरा गए। किसी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया तो किसी ने जोर से कहा, ये श्राप वाली झील है साहब, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ये श्राप वाली झील है साहब। गाइड भी चुप हो गए और सब पीछे हटने लगे। हवा अचानक तेज हुई। लेक के पास पड़े कपड़ों का एक टुकड़ा उड़कर उनके पास आ गिरा। पल भर के लिए तो सबको ऐसा ही लगा था जैसे कोई अनजान सा साया वहां घूम रहा है। अब रात का टाइम होने वाला था। इस टाइम वापस जाना भी जोखिम भरा था, इसीलिए उन्होंने लेक से थोड़ा दूर अपना कैंप लगाया। मजदूरों ने आग जला के खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सब लोग डरे हुए थे। पूरी रात नींद किसी को भी नहीं आई थी। जैसे जैसे हवा चलती वैसे वैसे हड्डियां खनक रही थी। अगली सुबह रोशनी बढ़ी तो माधवाल ने साफ साफ देखा कि झील और उसके किनारे पर सैकड़ों स्केलेटन पड़े हुए हैं। कुछ की खोपड़ियां एक दूसरों पर टिकी हुई थी। उन्होंने पूरी डिटेल लिख ली, लेकिन टीम वहां ज़्यादा देर ठहरने की हिम्मत में नहीं थी और सब लोग वापस लौटने लगे। वापस नीचे जाने में उन्हें लगभग 3 दिन लगे। मजदूर थकान और डर से परेशान थे। हर रात यही महसूस करते कि जैसे कोई स्केलेटन अभी भी उनके पीछे आ रहा हो। आखिरकार जब सब लोग बेस तक पहुंचे तो माधवाल ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और अथॉरिटी को सौंप दी। उस दौरान सेकंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था। जब अधिकारियों ने स्केलेटन के बारे में सुना तो उनको पहले लगा कि ये जापानी सोल्जर की लाशें होंगी, लेकिन जब कुछ अधिकारी और लोकल फॉरेस्ट स्टाफ ने झील को करीब से देखा तो ये साफ हुआ कि ये स्केलेटन बहुत ही पुराने हैं। वॉर और फ्रीडम की उथल पुथल में ब्रिटिशर ने इस खोज को प्रायोरिटी नहीं दी। अगले कुछ सालों में छोटी छोटी टीमें और फॉरेस्ट ऑफिशियल वहां तक पहुंचे, लेकिन स्केलेटन की खामोश डरावनी मौजूदगी देखकर ज़्यादा देर ठहरने की हिम्मत किसी ने नहीं की। गांव वालों ने इस खोज को अपने पुराने लोक कथाओं से जोड़ दिया। किसी ने कहा ये देवी नंदा का श्राप है, किसी ने एपिडेमिक की कहानी सुनाई। 1950s में जब भारत आज़ाद हुआ था तब माउंटेनियर और ट्रैकर रूपकुंड तक पहुँचे। बर्फ़ के नीचे से झांकते स्केलेटन देखकर वो भी दंग रह गए थे। उनकी लिखी रिपोर्ट्स और किताबों में स्केलेटन लेक नाम की पहली बार कहानी बाहर आई और दुनिया तक पहुँची। 1970s आते आते क्यूरियोसिटी और बढ़ी।
एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने दोबारा रिसर्च स्टार्ट की। रेडियो कार्बन डेटिंग के शुरुआती नतीजों ने जापानी सोल्जर वाली थियोरी हमेशा के लिए खारिज कर दी। स्केलेटन्स मीडिएवल पीरियड के बताए गए, मगर फिर भी रहस्य बरकरार रहा। ये लोग कौन थे, क्यों मरे, ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी। 80s और 90s में रूपकुंड ट्रैकर का फेवरेट स्पॉट बनने लगा। हर बार रूपकुंड तक पहुंचने की जर्नी नए सवाल खड़े करती। स्केलेटन्स को बचाने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन हर साल झील बर्फ से ढक जाती और फिर गर्मियों में स्केलेटन उभर के बाहर आ जाते, जैसे पुराने गवाह जिंदा होकर बाहर झांक रहे हो। 2001-2002 में साइंटिस्ट ने सैंपल उठाए और कुछ चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। सारे स्केलेटन एक टाइम के नहीं थे और उनमें साउथ एशियन ओरिजिन के साथ साथ नॉन साउथ एशियन लोग भी थे। इसका मतलब ये है कि रूपकुंड पर अलग अलग ग्रुप अलग अलग टाइम पर मारे गए थे, जिसमें ग्रुप 1 है 9वीं सदी के तीर्थयात्री। सबसे ज़्यादा स्केलेटन 9वीं सदी के थे। साइंटिस्ट का मानना है कि ये लोग श्रद्धालु का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो शायद नंदा देवी राजजात यात्रा पर निकले थे। ये उत्तराखंड के सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है। इस ग्रुप में सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि कुछ विदेशी भी थे। इन स्केलेटन के डीएनए से पता चला कि कुछ लोग ग्रीस, तुर्की और उसके आसपास के थे। दूसरा ग्रुप 2 है जिसमें जो स्केलेटन मिले हैं वो है 18वीं से 20वीं सदी के बीच के हैं। ये संख्या में बहुत कम थे और ये शायद लोकल लोग या फिर बिजनेसमैन थे जो रास्ते से गुजर रहे होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, इन लोगों की मौत कैसे हुई? क्या इन पर हमला हुआ था? पर ऐसा तो कोई सबूत ही नहीं मिला। ये मिस्ट्री कई सालों तक सबको उलझाए रखी थी। उसके बाद 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिक ने जॉइंट स्टडी की। उन्होंने स्केलेटन की खोपड़ी को बहुत ध्यान से देखा और पाया कि उन पर गहरे गोलाकार घाव थे। ये घाव किसी नुकीले चीज़ से नहीं थे बल्कि किसी गोल और सख्त चीज़ से बने थे। फिर वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला कंक्लूजन निकाला कि इन लोगों की मौत एक अचानक भयंकर ओलों की बारिश से हुई थी, मतलब पत्थर जैसे बर्फ की बारिश से हुई थी। दरअसल एक शांत बर्फीली रात को सैकड़ों तीर्थयात्री अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ शांत था और अचानक आसमान से बर्फ बरसने लगा। पत्थर के आकार के बड़े बड़े ओले तेजी से गिरने लगे। कोई शेल्टर नहीं थी, कोई छुपने की जगह भी नहीं थी। लोग भागने की कोशिश करते रहे लेकिन भाग नहीं पाए। ओले सीधे उनके सर पर और कंधों पर गिरने लगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस रात नेचर ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया था। ओलों की उस बारिश ने उन सभी लोगों की जान ले ली। यहाँ पर एक लोकल कहानी भी है। कहानी के अनुसार एक बार राजा जसधावल, उनकी पत्नी बल्ला और उनके सैनिक और डांसर सब लोग नंदा देवी राजजात यात्रा पर निकले थे। रानी प्रेग्नेंट थी और राजा ने जर्नी के दौरान एंटरटेनमेंट के लिए डांसर को भी साथ ले लिया था, जो धार्मिक यात्रा के नियमों के खिलाफ था। कहते हैं कि नंदा देवी इस बात से नाराज हो गई और उन्होंने एक भयंकर आंधी और ओलों की बारिश भेज दी, जिसमें राजा, रानी और सब मारे गए। ये कहानी साइंस के फाइंडिंग से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि सबकी मौत ओले पड़ने से हुई थी। ये साबित तो हो गया, जब कोई इस जगह की यात्रा करता है तो हवा में एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। ये ट्रैक बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग इसे पूरा करते हैं वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि इतिहास बोलता है। रूपकुंड सिर्फ एक खूबसूरत झील नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जिनकी मौत एक भयानक घटना में हुई थी और जिनकी अस्थियां आज भी उस शांत झील में मौजूद है, मानो इंतजार कर रही हो कि कोई उनकी कहानी को पूरा करे। ये थी रूपकुंड झील की असली कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।